ओके, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। तो सिंस एक वीक हम लोग बीच में स्किप कर गए, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्लाइड्स बैक। जो हमने करंट टॉपिक चल रहा था हमारा, उसको लेट्स जस्ट क्विकली सी कि हमने क्या कर लिया था, एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। आज की क्लास में आई एम आल्सो गोइंग टू talk about the complex engineering problem, which is really just a simple problem. कोई इतना complicated चीज़ नहीं है, but since that would be a design problem, उस assignment को हम लोग complex engineering problem कह लेंगे, ठीक है? तो it's not going to be a very long assignment or a very difficult one at that, ठीक है? But since it would be sort of a design problem, तो उसको हम लोग complex engineering problem की category में डाल के and we'll grade it like that, right? तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वी आर गोइंग टू फिनिश टॉपिक 10 टुडे और टॉपिक 11 शुरू भी कर लेंगे इंशाल्लाह आज। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। राइट, तो टॉपिक 10 जो हमने शुरू किया हुआ था पिछली क्लास में, मतलब एक वीक पहले, दैट वाज कि हमने बोला था कि अगर एक विस्कसली डैम्प सिस्टम हो, उसके ऊपर एक हार्मोनिक फोर्स अप्लाई हो रही हो, व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ दैट सिस्टम। दैट्स एसेंशियली व्हाट वी वर डूइंग। उसके लिए वी फर्स्ट फाउंड आउट द इक्वेशन। इक्वेशन में हमने कहा था कि हमारे पास जो एक फ्रीली वाइब्रेटिंग सिस्टम की इक्वेशन होती है, इस केस में भी इक्वेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू कम अप इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर यू नाउ हैव ए फोर्सिंग टर्म, ठीक है? और ये फोर्सिंग टर्म को हमने बोला था दिस कुड बी cos ओमेगा टी, दिस कुड बी sin ओमेगा टी, दिस कुड बी cos ओमेगा टी प्लस फाई, एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। एंड द गुड थिंग इज कि जो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा स्टेडी स्टेट, जो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है वही फंक्शन आपके पास स्टेडी स्टेट सोल्यूशन में भी आएगा। सो cos है तो cos ही आ रहा है, sin है तो sin ही आएगा। The difference that is going to come up is in the form of a phi. और phi क्यों आ रहा है? Because we said कि because of this damping आपका सिस्टम थोड़ा सा लैग करेगा, आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो डाउन होगा एज कंपेयर टू योर फोर्स, ठीक? अच्छा, उसके बाद वी सेट के अच्छा, अभी हम लोग बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। वी हैव सेड बिफोर इन द प्रीवियस टॉपिक, जो एक अनडैम्प्ड सिस्टम के फोर्स रिस्पांस का टॉपिक था, उसके अंदर हमने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ड्यू टू द फोर्स, and then there is a homogeneous solution which is the solution of the equation when you set the left hand side equal to 0. ये फ्री वाइब्रेशन का जो सॉल्यूशन है, दिस इज स्टिल द सेम सॉल्यूशन जो हम लोग पुराने टॉपिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए अपने असाइनमेंट से सॉल्व कर लिए, ठीक? जो सिस्टम का टोटल सॉल्यूशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो यू हैव होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड यू गेट द टोटल सॉल्यूशन, सही? So this solution that is written here is only the steady state part. This is only the part which is due to the force. जो homogeneous part है, जो free response वाला part है, वो अपनी जगह exist कर रहा है, ठीक? तो अगर हम लोग इस particular solution को निकालना चाह रहे हैं, तो what we can do is we can plug in this solution into our equation and we can solve for capital X and we can solve for phi. और इस चीज को हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पूरा साथ बैठ के ड्राइव भी किया था, ठीक? इसके दो सॉल्यूशंस मैंने स्लाइड में डाल दिए हैं। ऑफ कोर्स नॉट शेयर दिस विद यू, अब स्लाइड्स अपलोडेड है तो यू कैन नाउ रिव्यू दीज लेक्चर्स। मैंने अपलोड कर दिए थे ओवर द वीकेंड, वीडियो लेक्चर्स, और अभी जो है वो मैंने स्लाइड्स भी अपलोड कर दी। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन जिसमें हम कैपिटल एक्स और फाई और कैपिटल एक्स निकाल रहे हैं यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच, ठीक? एंड देन इन द प्रीवियस क्लास वी डिड दिस थिंग, जिसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया सारा, कि where we said okay let's choose the complex exponentials and get the same thing again. तो हमने complex exponential यूज करते हुए we found out what is phi, ठीक है? and we also found out what is x. तो ये पूरा मेथड आपके पास इस स्लाइड्स में डाला हुआ है, you can review it and you can also just watch the video to see what was the logic behind every step. तो वो पूरी वीडियो आपके पास अब अवेलेबल है, राइट? मूविंग ऑन। तो अब हमारे पास उसके बाद हमने ये वाला काम पिछली क्लास में कर लिया है। इन दिस स्लाइड वी कंपेयर्ड व्हाट द फोर्स एंड द रिस्पांस आर, ठीक है? उन दोनों को, फोर्स और रिस्पांस जो हमारा, उनको कंपेयर कर रहे हैं। हमने कहा था कि हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन सेम रहता है, ठीक है? तो cos is cos here, frequency remains the same, तो ओमेगा is omega on both sides. Of course the amplitudes are different because एक force है, एक displacement है, दोनों के अपने अपने amplitudes हैं, plus there is a phase shift as well. तो इसमें सिर्फ cos omega t आ रहा है, इसमें cos omega t minus phi आ रहा है। तो let's assume कि इसमें omega t plus phi का फंक्शन होता, तो यहाँ पे omega t plus phi minus phi नॉट हो जाता है, तो ये आपका
whatever ओमेगा टी प्लस समथिंग इज देयर, उसमें से कुछ लैग आएगा, ठीक है। तो इफ आई से दैट दिस फंक्शन इज एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस साई, कोई भी साई ले लें, फाई ले लें, व्हाटएवर, लेट्स से कॉस ओमेगा टी प्लस साई, देन दिस वुड हैव बिकम कॉस ओमेगा टी प्लस साई माइनस फाई। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल हमने चीज एज्यूम की थी, लेट्स जस्ट राइट दिस डाउन सो दैट वी कैन कॉन्टेम्पलेट दिस वन, तो इस पर थोड़ा सा और बात कर सकें, ठीक है। ओके, वेयर इज दैट, राइट। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि इफ दिस थिंग बिकम्स, देन दिस थिंग वुड बिकम, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपके पास एंगल आ रहा है, दिस इज एन एंगल, राइट, तो दिस इज रेडियंस पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड्स, तो यू गेट रेडियंस here, ठीक है ना। तो ये पूरी चीज एक एंगल है, एंगल जो भी एंगल यहाँ पे आ रहा है उस एंगल में से कुछ लैग हो जाएगा, तो जो एंगल यहाँ पे होगा दैट वुड बी स्लाइटली लेस देन दैट, ठीक। वो हमने यहाँ पे माइनस फाई के तौर पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इट डज नॉट नेसेसरीली जस्ट नीड टू बी ओमेगा टी, इट कुड बी एनीथिंग, ओमेगा टी प्लस साई, ओमेगा टी प्लस फाई, व्हाटएवर इट इज, उसमें से हम कुछ चीज को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। ये वाली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद we said के although we have derived this thing, what we can do is we can convert this thing into a non-dimensional form, और non-dimensional form में जाते हुए we found out कि हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसका फंक्शन है सब कुछ। एक हमारे पास r है, दूसरा zeta है, जिसमें r is just the ratio of the force frequency to the natural frequency, and zeta is the ratio of your system's damping to the critical damping of the system. Zeta हमारा एक स्टैंडर्ड पैरामीटर तो हमें पता है। हमने नया पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस किया दैट इज r, ठीक है, दैट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा n। ओमेगा n हमें पता है वो क्या होता है, ओमेगा n इज अंडर रूट k अपॉन m, सही। एंड एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है टू नॉन डायमेंशनलाइज कैपिटल एक्स, उसको हम डेल्टा स्टैटिक कह रहे हैं। डेल्टा स्टैटिक इज द फोर्स, इज द डिफ्लेक्शन दैट इज गोइंग टू अकर इन योर सिस्टम अगर मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दूं। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी फोर्स साइनोसॉइडली या चेंज हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो फोर्स है, द फोर्स इज लाइक दिस, तो दिस इज टाइम एंड दिस इज एफ। राइट नाउ आई एम सेइंग कि माय फोर्स वेरीज लाइक दिस, ठीक है, दिस is the maximum amplitude, so your force is f naught। अब ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन है, तो f naught sin omega t, सही। what if I just apply a constant force f naught? अगर मैं constant force f naught अप्लाई कर दूंगा तो आपका जो भी सिस्टम है, if I just apply a constant force here, this because of this constant force आपके सिस्टम की equilibrium position change हो जाएगी, and that new equilibrium position would be at a distance of delta static। delta static हमारे पास f naught upon k है, which means कि f naught is equals to k delta static, which is f equals to kx, ठीक है। तो these are the new parameters that are introduced in the system। अब इसका फायदा में क्या हो रहा है, इसका फायदा में ये हो रहा है कि हमें if I have a viscously damped system under the influence of a harmonic force, I do not need to reassess the response of every single system, because अब हमने इसको नॉन डायमेंशनलाइज कर दिया। हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे नॉन डायमेंशनल टर्म्स में, दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम्स व्हिच आर विस्कसली डैम्प्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोनिक फोर्स। ये फायदा है हमारे पास इस नॉन डायमेंशनलाइज करने का। जो काम हमने एक्स के लिए किया था वही काम हमने फाई के लिए भी किया था। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम अराउंड, ठीक है। तो अब फाई को भी हमने जीटा और आर की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फाई इज ऑलरेडी इन रेडियंस एंड रेडियंस इज नॉट अ प्रॉपर यूनिट, तो दिस इज ऑलरेडी नॉन डायमेंशनल, सही है। तो इसमें कुछ भी मसला नहीं है, तो इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ जीटा एंड आर, और हमें पता है कि आर क्या है और जीटा क्या है, सही। हमारे पास फाई भी निकल के आ गया, हमारे पास एक्स भी निकल के आ गया एज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। वी लेफ्ट अवर लास्ट लेक्चर ऑन दिस स्लाइड, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, और इस स्लाइड पे हमने बोला था कि देयर इज अ लॉट टू डिस्कस हियर, तो हम इसको पॉइंट वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे। ये है क्या, हमने जो भी फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला x अपॉन डेल्टा स्टैटिक वाला जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया as a function of r and zeta, that is plotted here। तो every line here is for a particular zeta। हमने zeta constant कर दिया, और हम लाइन कैसे प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस पे r रख रहे हैं और उसके
अगेंस्ट y पे हम द मैग्निफिकेशन फैक्टर और द एम्पलीट्यूड रेशियो प्लॉट कर रहे हैं x अपॉन डेल्टा स्टैटिक, सही। तो दिस ईच सॉलिड लाइन इज फॉर वन जीटा, एक डैम्पिंग के लिए, और एवरी लाइन हैज डिफरेंट फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो दिस रिमेंबर के जो x एक्सिस प्लॉट हो रहा है दैट इज r ओमेगा अपॉन ओमेगा n। अगर सिस्टम मेरा कांस्टेंट है, इफ आई हैव अ सिस्टम, उसका ओमेगा n फिक्स्ड है बिकॉज द what I have is k under root k upon m। तो k upon m अगर fixed है तो this omega n does not change, but omega can change। मैं फोर्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं कांस्टेंट फोर्स भी अप्लाई कर सकता हूँ कि मतलब कोई डायनेमिक फोर्स नहीं हो, जस्ट अ कांस्टेंट f नॉट, और मैं उसको 5 हर्ट्ज पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, 20 हर्ट्ज पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। आई कैन वेरी द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन हियर, सही। यही चीज शो हो रही है यहाँ पे कि आपके पास मैं जैसे जैसे फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूँ मेरे पास रेशो आर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इंक्रीजिंग आर मींस कि मेरी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इंक्रीज हो रही है। एंड वी सी दैट समथिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस गोइंग ऑन हियर, ठीक है, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स सी दिस पिक्चर इन डिटेल बिकॉज ये आपके लिए बहुत यूजफुल एक outcome है पूरे टॉपिक का, एंड दिस इज एन अप्रोच व्हिच विल यूज फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ टॉपिक्स एज वेल। हम लोग बिल्कुल इसी स्कीम पे रहते हुए वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ्स लाइक दिस एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस टू एक्चुअली गेट आवर रिजल्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर भी शो कर दी और हमने अपना फॉर्मूला भी शो कर दिया। तो दिस फॉर्मूला इज प्लॉटेड इन दिस पिक्चर, ठीक है, यही चीज। अब m क्या है? m इज x अपॉन डेल्टा स्टैटिक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही। एंड वी वांट टू सी ईच important point related to this। उसके लिए let's start। तो अगर मैं zeta 0 कर दूं तो what happens? तो if let's say कि I set zeta equals to 0 which means कि मेरा m becomes 1 upon 1 minus r square। This is just topic 9 जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था undamped system वाला। This is that particular topic। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि अच्छा एक चीज यहाँ पे हो रही है which is very important, I should do that। This is square and then it is being taken, there is an under root here which means कि यहाँ पे अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा ना तो उसको स्क्वायर करके आप पॉजिटिव करें तो this capital M is just a positive quantity। इसी वजह से यहाँ पे माइनस में नहीं शो हो रहा। हमने टॉपिक 9 में इसको जब प्लॉट किया था तो वी वर जस्ट प्लॉटिंग 1 upon 1 minus r square which meant कि हम लोग इसको नेगेटिव, जब r 1 से बड़ा होता था तो नेगेटिव हो जाता था। हमारे पास उधर जो ग्राफ आ रहा था the graph looked like this, it went like this and it was at r equals to 1, this was infinity, और उसके बाद it was negative, ठीक है। तो we said कि it there was a 180 degrees change of phase angle at r equals to 1, सही। क्योंकि अब हमने फेज अलग कर दिया, फेज का ग्राफ अलग प्लॉट हो सकता है, फाई को हम अलग प्लॉट कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू कंसर्न अवरसेल्फ विद दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो वी कैन ओनली टॉक अबाउट the magnitude of this number। तो हम इसको स्क्वायर करके अंडर रूट ले रहे हैं so that we still get the same quantity, but हम प्लस माइनस का ख्याल नहीं रख रहे, we just taking up magnitude here। If this happens, if zeta equals to 0 then we get the undamped case। undamped case में हमें पता है कि जैसे ही r हम अप्रोच कर रहे थे आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो we were getting resonance at r equals to 1। This is important, ठीक है। आपकी जो रेजोनेंस हो रही थी that was when omega equal to omega n। This is only true for the undamped case। We'll see now कि जैसे जैसे आपकी डैम्पिंग इंट्रोड्यूस होने लगी सिस्टम में आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगला क्या पॉइंट है? एनी अमाउंट ऑफ डैम्पिंग इन द सिस्टम, यानी जीटा जैसे 0 से बड़ा होगा आपका पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि आपका फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर रिड्यूस हो रहा है। तो यू कैन कंपेयर दिस थिंग। तो फॉर एग्जांपल लेट्स पिक दिस केस 0.3 वाला केस ले लें, zeta equals to 0.3 एंड लुक एट द केस ऑफ zeta equals to 0.4। 0.4 वाला जो कर्व है वो 0.3 से पूरा का पूरा नीचे, which means कि for all values of r your curve is shifted down। तो damping has a positive influence on amplitude ratio। positive influence हम इसलिए कह रहे हैं because lower amount of amplitude is better for us। कम वाइब्रेशन हो रही है, सही। तो adding damping in your system
is actually lowering the amplitude, सही, for all values of the forcing frequency. कोई भी forcing frequency होगी आपको कम amplitude मिल रहा होगा. For any particular R, ये पिछली वाली बात ही लिखी हुई है but एक specific frequency के लिए लिखी हुई है. अगर आप कोई भी R उठा लीजिए, आप let's say we pick R equals to 1.2, हम ये वाली लाइन को पिक कर लेते हैं. As I keep on increasing zeta, I get lower and lower amplitudes. ठीक है, तो a higher damping reduces the magnification factor. ठीक है, this makes sense. ये पिछली वाली बात ही लिखी हुई है but we are just rephrasing that at a particular frequency. कोई भी frequency आप उठा लें, जो ज्यादा damping वाला केस होगा उसका amplitude कम होगा. ठीक है, तो that is always going to be true. When R equals to 0, what does that mean? अगर R 0 है, if R is 0, what does that mean? That means that omega equals to 0 and F equals to F naught cos omega t, where omega is 0 becomes just F naught cos 0 and cos 0 is 1, so F equals to F naught, यानी constant force apply कर. ठीक है, this is the case when your force is static, not dynamically changing. ठीक है, time के साथ force आपकी vary नहीं कर रही, constant force है. This means at this stage what happens? So remember कि ये x upon delta static था. ठीक है ना, m जो था x upon delta static. We are saying when r equals to 0, when r equals to 0, what happens is that this thing becomes 0 and this thing becomes 0, m equals 1. जब m 1 होगा तो which means x becomes equals to delta static. सही है ना. अब इस this makes sense. ये हमने पिछली स्लाइड में बात भी की थी. हमने कहा था कि जब static force apply हो रही होती है, that is the case when you get a static deflection, and that static deflection we called delta static. सही, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम चीज रिटर्न भी कर रहा है. तो अगर हम अपनी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को 0 कर देते हैं, यानी R को 0 कर देते हैं, तो हमारा X becomes delta static. This is what we are saying here. R equals to 0 is not free vibration. Still, there is still a force. So we are just saying कि let's just write this down. तो हमारे पास जो okay, let's just write the equation down. हमारी equation ये है. ठीक है, this is our equation, and now what we are saying is कि cos omega t becomes 1 because cos of 0 is 1. So we change our equation to this thing. This is still not free vibrations because free vibrations में this can't be there. So instead of that free vibration में the equation is equal to 0. ठीक? So this is still force vibration but with a constant force. जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक फोर्स ये हो सकती है कि with time आपकी जो फोर्स है that remains constant at F naught, और एक फोर्स ये हो सकती है कि with time आपकी फोर्स जो है वो sinusoidally change हो रही हो. So this is still a forced response. This is not free vibrations. The only difference is कि force अब time के साथ change नहीं हो रही. So this is still forced vibration case. ठीक है? एक question आया था, just I was trying to answer that. Hopefully this is clear now. Okay. आगे चलते हैं. What is the region of resonance? अगर हम अपने केस में देखें, जो resonance का region है वो ये वाला region है. इस region में कहीं resonance हो रही है. अब जाहिर है हर damping के लिए you can notice that कि resonance is occurring at different frequencies. ठीक है, the frequencies are shifting slightly like this. ठीक है, इस तरीके से shift कर रही है. But this is a general region जहाँ पे आपके पास resonance occur कर रही है. इस रीजन में आपके पास जो डैम्पिंग का इफेक्ट है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है. आप इस रीजन में देख लीजिए. ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट दैट इज गिवन हियर इज स्टिल ट्रू. जैसे जैसे डैम्पिंग इंक्रीज करेंगे एम्पलीट्यूड रेशियो डिक्रीज होगा. बट
the amount of reduction is maximum near resonance. So this is the part where resonance is going to occur. अब हम इसकी अभी डिटेल में resonance के ऊपर आ रहे हैं, we'll come to that, but right now we're just talking about कि amplitude reduction कहाँ पे कितनी हो रही. तो in the vicinity of the resonance you get the maximum reduction in amplitude due to damping. सही. Damping अगर 0 थी तो we said कि at resonance we had infinite amplitude theoretically. Infinity पे था आपका magnification factor. As I started introducing damping in the system, our amplitude starts to reduce, and near resonance the reduction is maximum. This is what we are saying here. सही. किसी भी एक कर्व को उठा लीजिए आफ्टर रेजोनेंस, हैव अ लुक कि जब रेजोनेंस से आप थ्रू हो जाते हैं एंड यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर ओमेगा, यानी आप अपना आर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दिस इज अवर आर. जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज कर रहे हैं, अवर एम्पलीट्यूड इज गोइंग डाउन. इट इनिशियली गोज अप, passes the resonance, and then starts to drop again. And as you keep on increasing R, your amplitude ratio or the magnification factor starts to approach zero. यानी कि आपकी फोर्स इतनी फास्ट स्विच कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कि आप सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आपकी फोर्स का एम्पलीट्यूड हो सकता है बहुत ज्यादा हो, ठीक है. तो यानी कि आप इसको फोर्स को नहीं प्लॉट करें, आप एफ नॉट अपॉन के को प्लॉट करें, तो दिस बिकम्स डेल्टा स्टैटिक. डेल्टा स्टैटिक बहुत ज्यादा है, बट बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, आपका सिस्टम अभी रिस्पॉन्ड करना शुरू ही कर रहा है, आपकी फोर्स का एम्पलीट्यूड स्विच हो गया, एंड the amplitude that you're getting at very high frequencies is not as much as you would get at lower frequencies. Hopefully intuition से इसको सोचें कि एक चीज है, it because of inertia it takes time to respond. आप उसमें force लगाएंगे, it takes time to accelerate, reach its maximum value and then come back down. ठीक है. अब आप force को इतना तेज switch कर रहे हैं from one direction to the other that अभी चीज एक्सेलरेट करना शुरू हो ही रही है कि फोर्स की डायरेक्शन स्विच हो गई. तो अभी वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से अचीव ही नहीं किया था कि आपने उस पर ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगानी शुरू कर दी. ठीक है. तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर एम्पलीट्यूड, योर सिस्टम डज नॉट हैव इनफ टाइम टू गेन मोमेंटम इन वन डायरेक्शन. सही है. तो यानी वो अपना एम्पलीट्यूड अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, आप डायरेक्शन स्विच कर देते हैं. ठीक है. तो एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज your amplitude starts to approach zero, and theoretically as r gets to infinity your m gets to zero. यानी अगर आप इसको infinitely fast कर देंगे switching को, तो आपका सिस्टम statically खड़ा रहेगा अपनी जगह पे. it won't be able to move anywhere because वो डायरेक्शन इतनी तेज स्विच हो रही है कि it doesn't know where to go. it can't respond to that force. ठीक है. बहुत तेज फ्रीक्वेंसी है. just important point यही है हमारे लिए कि आफ्टर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो बढ़ता जाता है, आपका एम्पलीट्यूड ड्रॉप होता रहता है बिकॉज द सिस्टम कांट कीप अप विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स. ठीक है. दैट्स द पॉइंट दैट इज गोइंग ऑन हियर. राइट. अब हमने देखना है कि एक्चुअली ये मैक्सिमम पीक किधर आ रही है. दिस पीक, ये इसके बारे में थोड़ा सा देखना है. ठीक है. तो एक स्टेटमेंट अभी आएगी उधर जो भी आई थी, आई रिमूव दैट. इसमें एक जीटा की रेंज लिखी हुई है. दिस रेंज वोंट बी क्लियर एट दिस पॉइंट. ठीक है. हमने बोला फॉर डैम्पिंग रेशियो बिटवीन 0 and 1 by √2. अब दिस इज नॉट क्लियर. ठीक है. आई गेट दैट. छोड़ दें इसको. दिस विल बिकम क्लियर व्हेन वी गेट टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मैक्सिमम कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का? हम m का मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं. m का मैक्सिमम निकालने के लिए आई वुड टेक द डेरिवेटिव and I would set the derivative equal to 0 because डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव स्लोप होता है. ठीक है. किसी भी पॉइंट में. तो जो मैक्सिमम के ऊपर जो स्लोप होगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल, राइट. तो जब हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा उधर आपके पास dm by dr will become 0. तो हम क्या कर सकते हैं? we can just take dm by dr and we can set it equal to 0. ठीक है. उतना कोई मुश्किल डेरिवेटिव नहीं है. 1 upon f of x का डेरिवेटिव है. तो पहले आप f of x का पहले आप जो है 1 upon f का डेरिवेटिव ले लीजिए, which will become 1 upon sorry, this is actually not just 1 upon f. इसको हम इस तरह लिखते हैं. This is 1 upon under root f.
ठीक है। तो पहले आप 1/√f का डेरिवेटिव ले लीजिए, उसके बाद फिर आप f का डेरिवेटिव ले लीजिए, चेन रूल अप्लाई करें एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइन। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू ट्राई। dm/dr करना चाह रहे हैं तो हमने किया क्या, हमने कहा कि m को हमने फंक्शन बना दिया, लेट्स जस्ट कॉल दिस थिंग समथिंग एल्स, सो लेट्स कॉल दिस कैपिटल y, ठीक है, एंड वेयर y इज दिस थिंग हियर, so this thing is y, ठीक। तो dm upon dr is equals to, इसको जो है ना m as a function of y कहते हैं। तो we are saying that this is dm by dy dot dy by dr, तो we are just applying a chain rule here, सही है। तो आप take this and now it's fine, अब बात सही बन गई, ठीक है ना। तो अब when you take this derivative you end up with this formula here। इसमें हमने क्या किया हुआ, हमने पहले 1/√, का डेरिवेटिव लिया हुआ which becomes 1 this entire thing raised to power 3/2, और उसके बाद हमने इस पूरे जो हमने y assume किया था inside this square bracket जो चीज की थी, इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है which is written here, ठीक है ना। तो ये पूरी चीज हमने यहाँ पे लिख दी। How will I find this thing कि ये किस r के ऊपर 0 हो रहा है? For that I will need to set the numerator equals to 0, ठीक है। न्यूमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो we can find out a certain r जिसके ऊपर ये काम होता है। अब now again two things are happening when the numerator is equal to 0, either r is equals to 0 or r square minus 1 plus 2 zeta square is equals to 0, ठीक है ना। ये r मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक या तो ये 0 या ये 0। अगर r 0 है तो आप स्टार्टिंग पे खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन है व्हेन r is 0 which means के स्टार्टिंग में भी स्लोप 0 है, ठीक है। दिस व्हाट वी आर सेइंग, वी आर सेइंग that at the very start the slope is 0, सही। but after some time the slope again becomes 0 and we are looking for the second one, we are looking for this particular peak। तो हम इस वाली को फोकस नहीं कर रहे, we are looking for this one right here। तो इसलिए हमने r equals to 0 वाला सॉल्यूशन नहीं उठाना, हमने दूसरा वाला सॉल्यूशन उठाना। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर, अगर नहीं है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप दो जगह पे 0 होता है, एक स्टार्ट में, एक रेजोनेंस पे। हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस 0 पे नहीं हो रही, रेजोनेंस बाद में हो रही है। तो r equals to 0 वाला सॉल्यूशन जो हमारा निकल के आ रहा है, दिस इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस टू फाइंड आउट the resonance point, the point where we get maximum amplification, ठीक है। we are looking for that, so that will come from the second solution here, r square minus 1 plus 2 zeta square equals to 0, सही। इसको rearrange कर लीजिए, तो you just set r square equals to 1 minus 2 zeta square and from there we can find out our solution, ठीक है। तो हम उधर से solution निकाल सकते हैं। So we get r equals to √1 minus 2 zeta square. Ab, what does that mean? That means that whenever r is set to this value, you're going to get maximum magnification ratio, maximum magnification occurगी, ठीक है। And this means that this is a point of resonance. अगर मुझे इसको convert करना है into the frequency itself, तो I can just set this thing equals to omega upon omega n, and from that we can find out what is my omega। तो मैं उधर से omega निकाल सकता हूँ as a function of right। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। एक्चुअली कनेक्टेड विद 4G और वो किसी की कॉल आने लगी थी तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। जस्ट अ सेकंड प्लीज। राइट, तो I will have to restart from some place back. I think I did not know get that correctly है, तो let's restart from this point। तो we are saying कि हमारे पास दो solution आ रहे हैं। जो second solution है which is giving me the peak of resonance that is of importance to us, तो हम उससे solution निकाल सकते हैं। तो we can just set this parenthesis equals to 0 and from this parenthesis we can find out what is the r जिसके ऊपर मैक्सिमम आ रहा है, तो that comes out to be √1 minus 2 zeta square। अब ये एक important हमारे पास
फैक्टर निकल के आ रहा है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट R is equals to omega upon omega n. But more importantly, at this point, we now can see why this particular range of zeta is important to us. Because अगर आप इस range के अलावा कोई भी zeta plug in करेंगे, you won't get a real answer for this. ठीक है, zeta can only be positive, we know that. But if zeta, let's say, is 1, so if zeta is 1, then 1 minus 2 into 1 will give you minus 1 under root. And that is not a proper value for R. R हमारे पास imaginary नहीं हो सकता. R is just a ratio between two real numbers. ठीक है? Omega and omega n. So R has to be a real quantity. It can't be an imaginary quantity. ठीक है? तो this factor can only be true. This factor is only true when I have zeta in the range of 0 and 1 by under root 2. 1 by under root 2 पे क्या होगा? 1 by under root 2 के ऊपर this thing will become 1 and R will become 0. ठीक है? तो this is the range where this formula is applicable. इसके बाद ये formula applicable नहीं. Hopefully this point is clear. सही? अगर नहीं है तो प्लीज पूछ लो मुझसे. We can discuss this further. Okay. एक चीज जो हमारे पास और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हम इसको अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन से ओमेगा को कन्वर्ट कर लें, दिस इज नाउ आवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसको हम ओमेगा आर कहते हैं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड योर अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दोस. एक स्लाइड हम और देखते हैं, उसके बाद हमारा ये सेशन का टाइम पूरा हो जाएगा, तो विल नीड टू प्रॉब्ली रीजॉइन. तो लेट्स सी क्विकली कि ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कैसे कंपेयर होती है. तो वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव थ्री केसेस. वी हैव अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन व्हिच इज अंडर रूट के अपॉन एम. डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हमने फ्री वाइब्रेशन ऑफ डैम्प्ड सिस्टम्स के टॉपिक में निकाली थी, एंड वी सेड दैट इज ओमेगा एन इनटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट. एंड नाउ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एन इनटू अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर. So, which one is the largest of these three? The largest is natural frequency because इस केस में आप 1 minus zeta square कर रहे हैं, आप एक छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 से छोटे फैक्टर से, तो this omega d is smaller than omega n. इधर आप 2 times zeta square minus करा रहे हैं, तो this omega r is smaller than omega d. So actually this is the largest of the three is omega n and the smallest of the three is the resonant frequency, and they are distinct. अब जितना छोटा जीटा होगा ये उतने करीब होंगे. ठीक है, जैसे जैसे आपका जीटा इंक्रीज होता जाएगा, इन तीनों में डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा. तो आपकी रेजोनेंस, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का होता है फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टडीज, दैट इज के रेजोनेंस अकर्स एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. दैट इज नॉट ट्रू. एट अ सिग्निफिकेंटली लार्जर जीटा, लेट्स से आपका जीटा 0.4 या 0.5 है, your resonance is going to be very different. Resonant frequency is going to be very different from your natural frequency. काफी major difference होगा. But if your zeta is very small, let's say 0.1 या उससे छोटा है, then they are very close to each other. Although they are still different, they are not the same, but they are very very close to each other. सही? तो let's end this topic here. We'll continue. और अभी इसको हम टॉपिक को नहीं, हम इस सेशन को स्टॉप कर रहे हैं. We are rejoining because the time is almost over. So I'm ending this session for everybody. Please rejoin so that we can continue this lecture. Thank you. Okay, let's continue. So basically what we need to do now is we need to continue talking about the same magnification factor for now. ठीक है, उसके बाद we need to talk about the phase shift as well. ठीक है, और उसके बाद एक numerical that will come up from this topic. Okay. So हमने अभी we have found out कि the maximum amplitude is going to occur when r is equals to under root 1 minus 2 zeta square. ठीक है, this we just did. ठीक, अब इसके ऊपर मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा कितना? When I set r equals to under root 1 minus 2 zeta square, what is going to be the maximum amplitude ratio? यानी maximum amplitude ratio for any zeta, what is that? हर zeta के ऊपर एक maximum है. सही है? Range is still the same. You need to understand that this r equals to under root 1 minus 2 zeta square
is only applicable when zeta is in this range. ठीक है, इस रेंज के अंदर हर zeta के लिए what is the maximum amplification factor that we need to find out. So for that, what you need to do simply is you need to just set r equals to under root 1 minus 2 zeta square in this formula and you need to simplify things. अब आप जब r को आप zeta के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, you will only get a single factor in your formula, that is zeta. यानी हर zeta के लिए आपके पास एक मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, and that maximum comes out to be this thing and you need to try this thing. ठीक है, तो do try how you get this. Check this thing. ठीक है, please make sure you check this thing. कैसे चेक करना होगा? सिंपली आपने ये r उठा के इसके अंदर प्लग इन करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस. थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की चीज है, तो कहीं से 4 zeta स्क्वायर कॉमन आ रहा होगा, वो आप कॉमन लेकर अंडर रूट से बाहर ले आइए एंड दैट्स इट. लुक एट दिस एंड ट्राई टू सी कि अगर मेरे पास zeta बड़ा हो रहा है तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा. एज आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माय zeta, my amplitude ratio is actually going to go down. ठीक है, although यहाँ पे मैं 1 minus zeta square भी कर रहा हूँ, this is you need to understand this thing, 1 minus zeta square भी कर रहे हैं, तो ये फैक्टर एक्चुअली छोटा होता जा रहा है. आप जैसे zeta बढ़ रहा है, this factor is reducing, और आप छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ये बड़ा होना चाहिए. ठीक है, बट दो जगह पे zeta आ रहा है, एक zeta इंडिपेंडेंटली आ रहा है, तो अगर ये zeta 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे आप तो इट बिकम्स 0.04, तो दिस बिकम्स 0.04. तो जो सिंपल zeta का इन्फ्लुएंस है दैट इज मोर देन द इन्फ्लुएंस ऑफ zeta स्क्वायर, बिकॉज zeta स्क्वायर इज स्मॉलर देन zeta फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज. सही है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे जैसे zeta आप इंक्रीज कर रहे हैं, of course I'm saying a lot of things, you need to go and check these things. ठीक है, please do make sure you check these things. अब जैसे जैसे आप zeta इंक्रीज कर रहे हैं एंड वी कैन सी दैट इन द ग्राफ एज वेल, जैसे जैसे zeta इंक्रीज हो रहा है आपका जो एम्पलीट्यूड है एट एवरी रेजोनेंस इज कमिंग डाउन. 0.3 के ऊपर zeta का एम्पलीट्यूड जो था, 0.4 के ऊपर जो था, 0.5 के ऊपर जो, दैट्स रिड्यूसिंग एंड समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन. अ पॉइंट कम्स व्हेन वी स्टॉप सीइंग दीस पीक्स. You see that, right? So there is a peak here, there's a peak here, there's a peak here, which means that there is some resonance going on here, but there are no longer any peaks in these curves, which means that there is no longer any resonance. So resonance doesn't always occur. That's also a very important point. Resonance does not always occur. It only occurs for a certain range of zeta. अगर आपका सिस्टम अनडैम्प्ड है तो आपके सिस्टम में रेजोनेंस होगी. अप टू zeta equals to 1 by under root 2 आपके सिस्टम में रेजोनेंस होगी. After that there is no longer any resonance in your system, and that's a very important conclusion that we can draw from this simplified modeling, and that is true in real cases as well. सही. When एक तो ये हमने केस कर लिया when हमने r को 1 by under root 2 1 minus 2 zeta square किया था, तो we get this maximum. What happens when I set r equals to 1? That's also a case, right? कि जो हमारा केस होता था कि r equals to 1 में हमारे पास कब रेजोनेंस होती है, जब हम अनडैम्प्ड होते हैं, right? Let's write this down so that we know what we are saying. R equals to 1 is the case when omega equals to omega n, and we said that for the case when zeta is equals to 0, यानी अनडैम्प्ड के केस में r equals to 1 is resonance. ठीक है, ये नजर भी आ रहा है यहाँ पे, जैसे 0.1 हुआ तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड है, आप 0 पे जाएंगे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. वी कैन सेट zeta equals to 0 and we get 1 upon 1 minus r square here. r1 करेंगे, डिनोमिनेटर becomes 0, you get m equals to infinity. सही. But with damping what happens? With damping what happens is कि हमारे पास
r इक्वल्स टू 1 के ऊपर अगर मैं सिंपली r इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं इस पूरे फॉर्मूले, जीटा 0 नहीं किया मैंने भी, सिर्फ इसको 1 कर दिया, इस r को भी 1 कर दिया। जब मैंने इसको 1 किया तो आई सिंपली गेट द मैग्निफिकेशन रेशियो इक्वल्स टू 1/2 जीटा। क्यों? क्योंकि this entire factor becomes 0, r becomes 1, तो you have 1/2 zeta square under root, तो 1/2 zeta आंसर आ गया। ठीक है, अब why did we do this? We did this to compare these two। हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम अकर हो रहा है इस वाली के ऊपर, r इक्वल्स टू 1 के ऊपर मैक्सिमम नहीं हो रहा। ठीक है, r इक्वल्स टू 1 के ऊपर मैक्सिमम नहीं हो रहा, राइट। तो दिस मीन्स कि हम लोग just wait a second, these guys are not letting go, please wait। Hello, yes, okay, so let's continue। We were saying कि हमने ये कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों अगर हम कंपेयर करें r equals to 1 का केस और the case when r is equals to under root 1 minus 2 zeta square, these two cases, this and this, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो हमने दोनों के आंसर निकाल लिए। We have the case when r equals to 1 minus 2 zeta square and we have the case when r is equals to 1। इनमें से ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? Just think about this, just look at these two numbers, 1/2 zeta दोनों में same आ रहा है, तो which of these will be larger? Just think about this for a second and then we'll talk। Let's consider a case when zeta equals to 0.1। When zeta is equals to 0.1, 0.1 का square becomes 0.01 and 0.01 आप 1 में से माइनस करते हैं you get 0.99, अंडर रूट करते हैं you get approximately 0.995। ठीक है, बहुत छोटा नंबर है, but 1/0.995 is actually more than 1। आप 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करा रहे हैं ना, ठीक है। तो if that is the case, then we can see that because this factor is dividing here, this one is actually larger, because इस वाली लॉजिक से जो हमने अभी यहाँ लॉजिक लिखी है ना, इस लॉजिक से because we are dividing by a number smaller than 1, at r equals to under root 1 minus 2 zeta square we actually get a larger value than r equals to 1, जिसमें खाली 1/2 zeta आ रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो this you need to just understand these simple things। इसमें बहुत कोई complicated चीज नहीं है, but there is a lot of information here, तो there is no option but to go and revise this thing। ठीक है, ये पूरी चीज मैंने PDF भी डाल दिया और मैं इसका लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, PDF ऑलरेडी अपलोडेड है इस वाली पार्ट की। So just please make sure you go and revise this thing because there is a lot of information being delivered right now। ठीक, so we have just said r equals to 1 पे in general maximum नहीं होता, maximum होता है at r equals to under root 1 minus 2 zeta square के ऊपर, सही। all of this happened when we were considering the case of the range 0 to 1 by under root 2 zeta की ये range consider कर रहे थे हम लोग। अगर जीटा की रेंज ये नहीं है, जीटा की रेंज डिफरेंट है, यानी जीटा इससे ज्यादा है, तब क्या होगा? When zeta equals to 1 by under root 2, what happens to this r? ठीक है, what happens to this r? तो अगर मैं इसमें जगह पे 1 minus 2 1 by under root 2 का स्क्वायर डाल देता हूं, तो this under root 2 का square becomes 2, this cancels with this becomes 1, 1 minus 1 becomes 0, so you get r equals to 0। what that means is कि हम ये कह रहे हैं कि इस रेंज से ऊपर 1 by under root 2 के ऊपर आपके पास एक स्लोप आ रहा है, that is r equals to 0। यहां पे सिर्फ एक स्लोप आ रहा है,
उसके बाद आपका ग्राफ सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, देयर इज नो मोर पीक्स, इज नो मोर पीक्स, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इससे ज्यादा आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए, अंडर 1/√2 से बड़ी कोई भी आपके पास 1/√2 से बड़ी कोई भी जीटा की वैल्यू आ जाए, आपका ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी कहीं पे भी आपके पास जीरो स्लोप नहीं आ रहा। आप इस वाले ग्राफ को देखें, इट जस्ट गोज डाउन, देयर इज नो लॉन्गर एनी पीक्स, कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ नहीं। तो एज सून एज यू गेट जीटा इक्वल्स टू 1/√2, ये वाला जीटा आपको मिलेगा, दिस इज योर, इफ दिस इज द लिमिटिंग जीटा, ये जीटा आपने अचीव किया, आपके सिस्टम में से रेजोनेंस खत्म हो गई। इसके बाद के जितने भी केसेस हैं उनमें हायर अमाउंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विल ओनली रिजल्ट इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, हमारा ग्राफ रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। And this is true for all values of zeta more than 1/√2, यानी 0.707 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू होगी उसमें आपके पास कोई रेजोनेंस नहीं होगी। That's important, ठीक है। But this point is very important. This people misunderstand this thing. This does not mean that there is no vibration in your system. This is only telling you the amplitude of the vibrations. ठीक है, ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो एम्पलीट्यूड कम होने की तो बात हो रही है, लेकिन वाइब्रेशन सिस्टम में है। वाइब्रेशन ना होने का मतलब यह है कि एक्स जीरो हो जाए। हम एक्स को जीरो नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्स किसी रेजोनेंस की तरफ नहीं जा रहा, हम किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम बहुत हाई एम्पलीट्यूड अचीव नहीं कर रहे, लाइक दिस केस। हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता जा रहा है, बट दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी वाइब्रेशन इन सिस्टम। तो हम जस्ट रिमेंबर, जो हम बात रिमेंबर करने की वो ये है कि आपका सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन आपका ये है, वी आर सेइंग दैट दिस रिड्यूसेस, दिस डज नॉट बिकम जीरो, दिस जस्ट रिड्यूसेस। एज दिस रिड्यूसेस आपके पास वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड तो कम हो रहा है, लेकिन देयर इज स्टिल दिस cos ओमेगा t देयर, व्हिच मींस कि वाइब्रेशन स्टिल गोइंग ऑन, सही। तो just again, I understand that there is a lot going on in these last few slides, but you need to go and revise this thing. इतना कोई complicated नहीं है, of course ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। this will all be available to you throughout any assessments or anything, ठीक है। ये सब कुछ अवेलेबल होगा, समझने की जरूरत जरूर है, ठीक है। मिसकंसेप्शंस, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि 1/√2 से ऊपर वाइब्रेशन ही नहीं होती, दैट्स नॉट ट्रू। वाइब्रेशन होती है, एम्पलीट्यूड हर बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, बट वाइब्रेशन इज स्टिल देयर, ठीक। ओके, सो दिस पॉइंट एक्चुअली कवर्स आवर मैग्निफिकेशन ग्राफ। मैग्निफिकेशन वाला जो ग्राफ था उसको हमने कवर कर लिया। अगली जो चीज हमने जो देखनी है दैट इज द फेज एंगल, एंड दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। इसकी मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जस्ट टू एक्चुअली रिलेट द अनडैम्प्ड केस। तो अनडैम्प्ड केस में हमने बोला था कि हमारा जो x होता है दैट गोज ऑन लाइक दिस। तो इफ आई डू दिस नॉट ओके, इट गोज ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा r है, और विच मीन्स व्हाट, कि हमारे पास इस रीजन के अंदर फेज 0 है और इस रीजन के अंदर फेज 180 है। तो अगर मैं अनडैम्प्ड के केस का फेज एंगल प्लॉट करूंगा तो मेरा फेज एंगल कैसे चेंज होगा? तो दिस इज r इक्वल्स टू 1, मेरा फेज एंगल जो है वो 0 है, एंड r इक्वल्स टू 1, दिस बिकम्स 180। So this is the phase angle of the case when I have no damping in the system. With damping, इन दोनों लिमिट्स के बीच में कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस शार्प टर्न, मेरा ग्राफ यहां से स्लोली इंक्रीज करेगा, पास करेगा, और स्लोली इस 180 वाली लाइन को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज शोन हियर। तो हमारी लिमिट्स अभी भी यही है, 0 से 180 के बीच में लिमिट्स है, बीच में एक 90 भी आ रहा है जहां पे ये स्विच करता है, ठीक है। बट
स्मूथ वेरिएशन आएगी बिकॉज ऑफ डैम्पिंग, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है फाई की, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 जीटा r अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, ऑलरेडी हमें पता है, हमने ड्राइव की हुई है, सही। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स नहीं है समझने की, दिस इज मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन वी कंपेयर इट टू द मैग्निफिकेशन रेशियो। तो लेट्स सी, जीटा इक्वल्स टू 0 वाली बात हमने ऑलरेडी कर ली, ये वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, ठीक। जीटा इक्वल्स टू 0 के ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन आ रही है ना, दिस लाइन, just let me just highlight this thing and this thing, this line here. This is the case of zeta equals to 0. 0 है phase angle, r equals to 1 के ऊपर switch हुआ and it becomes 180. ठीक. Let's assume the case where we have zeta greater than 0. What happens now? इस case के अंदर when r is equals to 1, what happens? When r is equals to 1, you get a denominator equals to, so you have 2 zeta divided by 1 हो गया, ये divided by 1 1 1 हो गया, 1 minus 1, ठीक है। तो tangent inverse ले रहे हैं and this is your phi। जब मैं tangent inverse लूंगा तो denominator में मेरे पास 0 आ रहा है, राइट। tangent को हमेशा हम लोग देखते हैं in terms of sin and cos, ठीक है। हमें पता है कि tangent का ग्राफ इस तरीके से बनता है, राइट, similar to what we get for the undamped case, right? This is the graph for tangent। ये 90 के ऊपर infinity होता है, सही। 90 के ऊपर ये किस साइड पे होगा, ये इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा, this matters, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें उसको देखने के लिए we compare, in this case we compare the denominator and the numerator। इसको देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, denominator 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 का मतलब ये है cos 0 हो रहा है। cos is 0 at 90 degrees, make sense। तो आपके पास tangent infinity है, cos tangent infinity is at 90, cos 0 is at 90, तो this point here is 90 degrees, ठीक है। this makes sense। this graph will make more will be more useful when we get to the next cases, but इसको ध्यान में रखिएगा। when r equals to 1, you get tangent inverse of infinity which gives you 90 degrees। यानी जब भी r equals to 1 होगा आपके पास जो फेज एंगल है that would be 90 degrees, यानी pi/2 रेडियंस। जैसे जैसे आपका r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, आपका फाई जो है वो 180 डिग्रीज को अप्रोच करेगा, ठीक है। यू कैन लुक एट दिस डायग्राम। ये सारे जो है ना इंक्रीजिंग कर्व्स, ये सारे इवेंचुअली दे आर ट्राइंग टू अप्रोच 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज की लाइन है, ये सारे कर्व्स जो है कहीं ना कहीं जाके दे आर ट्राइंग टू अप्रोच 180 डिग्रीज, बट दे विल नेवर गेट देयर। एसिम्प्टोटिक है सारे, they will get very close to 180 degrees but they will never meet it। only at infinity they will get to 180, ठीक है। तो as your r keeps on increasing, आपका जो एंगल है फेज एंगल that keeps on increasing to 180 degrees। as r approaches 0, हमारे पास आप 0 के करीब करीब आ जाते हैं। तो at r equals to 0 आपका फेज एंगल 0 है सारे कर्व्स, ठीक है। तो if r is equals to 0, if this is 0, you have tangent inverse of 0 and which gives you 0 degrees, ठीक है। जो आपके पास 0 डिग्रीज आ रहा है वो निकल के आ रहा है, सही है ना। hopefully this is not too complicated। कुछ भी complication है तो please stop me and ask if you have any difficulty in this, right। what else हमने अब देखना है कि as for the case when zeta is more than 0, हम r less than 0 less than 1 पे 0 डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं और more than 1 पे 180 डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इस साइड में कि इस साइड में, दैट मैटर्स। उसके लिए वी कम बैक टू दिस हियर, इस फिगर पे हम लोग आ रहे हैं वापस इस फॉर्मूला। व्हेन r इज मोर देन 1, द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। r मोर देन 1 पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इट्स राइटेड बेटर। r मोर देन 1 पे डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है। cos इज नेगेटिव
आफ्टर 90 डिग्रीज, सही है, cos is negative after 90 डिग्रीज। तो आपके पास जो मोर देन वन वाला केस है, दिस इज दिस केस हियर, दिस इज द केस व्हेन r is more than 1। ग्राफ से शोन है, बट from the formula you can figure it out as well। when r is less than 1, ठीक है, this thing is positive, सही है। अब आपके पास ये भी पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, ठीक है, न्यूमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। कोसाइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, बट हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में अभी अपने आप को फोकस कर रहे हैं, बिकॉज 0 to 180 डिग्रीज के बीच में हमने रहना है। तो r लेस देन 1 का जो केस है, दैट इज द केस व्हेन यू आर बिटवीन 0 and 90 डिग्रीज। r मोर देन 1 का जो केस है, दैट इज द केस व्हेन यू आर बिटवीन 90 and 180 डिग्रीज, सही। जैसे जैसे आपका r कम होता जाएगा, एक और चीज भी है, देखें आपका r, सॉरी जीटा जो है, दिस इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ठीक है, जीटा इंक्रीजिंग लाइक दिस। जैसे जैसे जीटा रिड्यूस हो रहा है, ये जीटा जो है, दिस वन is actually 0.05, this one is 0.25, this one is 0.5, this one is 1, this one is 2, और इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपका जीटा कम होता जा रहा है, you are approaching the undamped case and makes sense, जाहिर है जीटा कम होता जा रहा है, अनडैम्प्ड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए देखें इनका जो टर्निंग है वो भी शार्प होती जा रही है। और छोटा जीटा होगा, उसकी टर्निंग और शार्प होगी, उसकी टर्निंग शायद इस तरह की होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका जीटा रिड्यूस हो रहा है, आप अनडैम्प्ड केस को अप्रोच कर रहे हैं। इस फिगर में हमारे पास जो काम की चीज है वो क्या है? इस फिगर में हमारे पास काम की चीज वो ये है कि आपके पास दो रेंजेस हैं मेनली, एक r लेस देन 1 की रेंज है, एक r मोर देन 1 की रेंज है। r इक्वल्स टू 1 के ऊपर हमारे पास फाई 90 डिग्रीज है, r लेस देन 1 के ऊपर हमारा जो भी फाई आएगा दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 and 90 डिग्रीज। r मोर देन 1 के ऊपर हमारा जो भी फाई आएगा दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 90 and 180 डिग्रीज, सही। वी नो लॉन्गर नीड टू वरी अबाउट, जिस तरह हम अनडैम्प्ड के केस में थे, देख रहे थे कि हम खुद से फोकस करते थे कि ये r 1 से बड़ा है कि छोटा है, प्लस होगा कि माइनस होगा। वी आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट दैट नाउ। आपके पास जो भी फॉर्मूला है, आपका कैलकुलेटर टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू बिटवीन 0 and 180 डिग्रीज प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। तो इफ यू प्लग इन अ वैल्यू ऑफ दिस नंबर हियर, इट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग, ठीक है। अब यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आंसर आपका कैलकुलेटर 0 to 180 डिग्रीज के बीच में दे, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट आपका कैलकुलेटर कहीं इस रेंज में तो आंसर नहीं दे रहा। अगर आपका कैलकुलेटर इस रेंज में आंसर दे रहा है तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये इसको आप इस रेंज में कन्वर्ट करें, ठीक है। यू सही है। तो दिस you do a numerical, try to convert this thing. If you get stuck somewhere, contact him, because जब आप एग्जाम कर रहे होंगे उस टाइम पे कैलकुलेटर देखने का टाइम नहीं होता कि कैलकुलेटर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी फाई का एंगल आ रहा है इस फॉर्मूले से, दैट इज बिटवीन 0 and 180 डिग्रीज। अगर आपका आंसर -75 आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, सही है, दिस इज नॉट राइट, इसमें मसला है। आपको मेक श्योर ये करना है कि आप इस नंबर को कन्वर्ट करें बिटवीन 0 and 180 डिग्रीज। और टेंजेंट इनवर्स की कन्वर्जन किस तरीके से होती है, यू हैव टू सी दैट, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स की कन्वर्जन किस तरीके से होती है, यू हैव टू सी दैट। हमने ये वाला काम ऑलरेडी मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स के कोर्स में भी किया हुआ है। जब हम लोग वहां पे भी हम टेंजेंट इनवर्स निकालते थे कुछ चीजों में, और हमारे पास वहां पे भी यही मसला आता था कि हमारे पास क्वाड्रेंट सही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, तो वी हैड टू लुक फॉर द क्वाड्रेंट, एंड टू लुक फॉर द क्वाड्रेंट we look at these two साइन एंड कॉस। तो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेंट अपना, ठीक है। न्यूमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव हियर, साइन इज पॉजिटिव हियर। तो न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव विच मींस कि हम फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में बात कर रहे हैं। कॉस इज पॉजिटिव हियर, कॉस इज नेगेटिव हियर। तो डिनोमिनेटर को देख के यू कैन फाइंड आउट कि आपका आंसर किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर you understand this point. And when you do the numerical, you have to make sure you get this. Take right. Let's move on.
Now we need to talk about the total response of the system. ये इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है. This already is there. We have talked about this in the undamped case. This is a completely similar solution. आपके पास जो total response आता है, that is the sum of the homogeneous solution and the particular solution. ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर हमने इतनी देर से हम फोकस कर रहे हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसका एनालिसिस भी कर लिया ग्राफ की फॉर्म में कि किस आर के लिए, किस जीटा के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, फाई क्या होगा, एक्स क्या होगा, सब कुछ हमने बात कर ली. होमोजेनियस सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस सोल्यूशन हमने पिछली टॉपिक्स में देखा हुआ है. वी ऑलरेडी नो कि एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम के केस में आपके पास होमोजेनियस सोल्यूशन क्या होता है. ठीक है, दिस इज द अंडरडैम्प्ड केस, दिस इज नॉट अ डैम्प्ड केस. तो मेक श्योर कि हम अंडरडैम्प्ड केस की बात करें. तो हमने ऐड किया, अगर आपके पास क्रिटिकली डैम्प्ड केस होगा या ओवर डैम्प्ड केस होगा तो उसका सॉल्यूशन भी इधर ऐड हो सकता है. दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग. डिपेंडिंग ऑन योर जीटा यू कैन ऐड द करेक्ट होमोजेनियस सॉल्यूशन टू योर रिस्पांस. ठीक, होमोजेनियस सॉल्यूशन हमें पता है, हमने पहले से निकाला हुआ है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम इस टॉपिक में निकाल चुके हैं. द टोटल सॉल्यूशन इज जस्ट द सम ऑफ द टू. ठीक है, इस केस में हमने ऑलरेडी वी नो के x और फाई क्या है, वी नो दिस. और x नॉट और फाई नॉट जो हमारे पास है ये हमें इनिशियल कंडीशन से निकालने पड़ेंगे. ठीक है, और इनिशियल कंडीशंस वी हैव सेड इन प्रीवियस टॉपिक 9 के अंदर हमने बात की थी कि इनिशियल कंडीशंस अप्लाई होती है टोटल सॉल्यूशन के ऊपर, नॉट जस्ट द हम इसके ऊपर इनिशियल कंडीशंस नहीं अप्लाई कर सकते. तो वी हैव टू अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस ऑन दिस इक्वेशन राइट हियर. अब ये बहुत बड़ी इक्वेशन है, इसके ऊपर जब आप इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो थ्रू दिस डेरिवेशन. ठीक है, उस डेरिवेशन वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस कि ये कैसे इनिशियल कंडीशन अप्लाई होगी. द आंसर इज रिटन हियर फॉर दिस पर्टिकुलर केस. किसी और सिंपलीफाइड केस के लिए यू कैन ट्राई दैट. ठीक है, अगर आपके पास अनडैम्प्ड वाला केस है उसमें हमने करके भी देखी थी. एक्स ऑफ टी हमारे पास टोटल आ गया. हमारे पास दो अननोन्स हैं, एक एक्स नॉट है, एक फाई नॉट है. एक्स और फाई नोन है, रिमेंबर दैट. एक्स और फाई जो है हमारे पास नोन है, एक्स भी नोन है, फाई भी नोन है. सही है ना, या नोन नहीं है. एक्स नॉट और फाई नॉट अननोन. इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी है. हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस होती हैं, एक्स नॉट एट t equals to 0 and x नॉट डॉट एट t equals to 0. अप्लाई करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? x of 0 तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ आई अप्लाई दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज आपके पास एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा. दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0 and you're going to get x naught, small x naught equals to capital X naught multiplied by cos of phi naught minus का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos theta is equal to cos minus theta plus x cos phi. सही, एक तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? दूसरी इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें x of t का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो x of t का डेरिवेटिव अगर आप लें तो यू कैन do that. Again it's going to be a fairly long equation. I'm not asking you to do it. ठीक है, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक x नॉट डॉट की इक्वेशन बनेगी, एक x नॉट की इक्वेशन बनेगी. दो अननोन होंगे फाई और x नॉट, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट योर x नॉट एंड फाई नॉट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दिस डेरिवेशन एट दिस पॉइंट. ठीक है, जरूरत नहीं है अभी करने की. किसी असाइनमेंट में अगर करना पड़ गया तो उस वक्त अटेम्प्ट कर लीजिएगा. वेरी लॉन्ग, डोंट गेट इनटू दिस राइट नाउ. हमें एट दिस पॉइंट में पता चल गया कि एक्स नॉट और फाई नॉट क्या होंगे. ठीक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं होती बिकॉज इन द केस ऑफ एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम या इन केस ऑफ अ डैम्प्ड सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म हमें पता है कि दिस पार्ट इज गोइंग टू डाई आउट वेरी सून बिकॉज डैम्प्ड है ना. तो हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है उसकी वजह से हमारा जो रिस्पॉन्स होता है इट बिहेव्स लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली डीके होता है, लोगैरिथमिक डिक्रीमेंट जो हम बात करते हैं. ठीक है, तो this part tends to 0 as t tends to infinity. जैसे जैसे t बढ़ता जाता है ये पार्ट 0 होता जाता है और इवेंचुअली ये पार्ट इतना छोटा हो जाता है कि we don't need to consider this thing. The second part is the steady state part and this is what is important to us. ठीक है, steady state part हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है. सही,
आपके पास किसी भी सिस्टम की आप वाइब्रेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं डैम्प सिस्टम की, तो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द डैम्प ऑन द स्टेडी स्टेट पार्ट, बिकॉज आपका जो इनिशियल पार्ट है, ट्रांजिएंट पार्ट है, होमोजेनियस रिस्पॉन्स है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द वाइब्रेशन. जो ट्रांजिएंट फेज हो, जब सिस्टम स्टार्टअप हो रहा है उस टाइम पे एप्लीकेबल है, उसके बाद इट डाइज आउट. एंड यू कैन ट्राई दिस थिंग. हमने टॉपिक 9 की जो स्लाइड्स के अंदर डिस्कस जब कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट we looked at a web app जिसके अंदर we can set K, B and M and set the forcing frequency and see the response. तो उसके अंदर हम homogeneous solution, particular solution और total solution सब कुछ देख सकते थे. If you remember, you can set the damping equal to a non-zero value and see the transient response. Transient response dies out. So this part is only applicable in the initial phase of the response. After that, it is no longer applicable. Right? इसी वजह से हम जब भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो मेनली वी आर फोकस्ड ऑन द स्टेडी स्टेट पार्ट. अभी एक एग्जांपल हम लोग को आ रही है, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इट इज गोइंग टू हेल्प अस एक्चुअली लुक एट व्हाटएवर वी स्टडीड इन द प्रैक्टिकल सेंस. ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे, सही, टोटल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे होंगे. तो लेट्स लुक एट दैट. और एग्जांपल वही है जो हमने पिछले टॉपिक में देखी थी. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू go to the old topic and I'm going to look at this. So have a look at what we did in this one. ठीक है, तो हमने इस टॉपिक के अंदर we said, ये if you remember, हमने ज़ाहिर एक हफ्ता पहले किया था, तो इतना याद नहीं होगा, that is why I'm refreshing this thing as well. एक हमारे पास एक प्लेट है, उसके ऊपर एक रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा हुआ है. Because of this pump, आपकी प्लेट is subjected to a harmonic force of this function. ठीक है, 50 cos 62.832 T pounds. ठीक है, प्लेट की डायमेंशन हमें पता है, प्लेट की थिकनेस पता है, प्लेट की विड्थ पता है, लेंथ पता है, और पंप का वेट पता है. ठीक, तो आवर ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट वाज टू फाइंड आउट कि अगर ये एक अनडैम्प्ड सिस्टम है, कोई डैम्पिंग नहीं है सिस्टम के अंदर, इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो वी सेड ओके, कोई इनिशियल कंडीशंस कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. वी सेट K की वैल्यू फॉर अ फिक्स्ड बीम इज 192 EI अपॉन L क्यूब. गिवन थी, फॉर्मूला गिवन था. E स्टील है 30 एक्सपोनेंशियल 6 PSI हमने ले लिया. In case of if I give you a problem like this, I'll specify what E is. I is 1 upon 12 VH cube. प्लग इन कर दिया, I पता चल गया, E पता चल गया, L हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने K निकाल लिया. K निकाल लिया था, उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर केस में, जो अनडैम्प्ड वाला केस था, उसमें हमें कैपिटल X का फॉर्मूला पता था, उसमें हमने सब कुछ प्लग इन किया and we found out capital X. This is the amplitude of the vibrations in this undamped case, 0.15 inches. माइनस साइन जो यहाँ पे था, दिस माइनस साइन शोड कि आपके पास 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज है आपकी वाइब्रेशन, सिर्फ और कुछ माइनस साइन और कुछ शो नहीं कर रहा. तो दिस वाज द केस ऑफ द अनडैम्प्ड रिस्पांस. ठीक है, तो अनडैम्प्ड रिस्पांस हमें पता चल गया. एंड नाउ वी वांट टू सी कैन वी रिड्यूस दिस एम्पलीट्यूड बाय एडिंग अ डैम्पर इन द सिस्टम. दैट्स द प्रॉब्लम दैट वी वांट टू टॉक अबाउट नाउ. सही, तो we are back to our new topic. ठीक है, स्लाइड चेंज हो गई है. For the system shown in example 3.1 discussed earlier, we want to calculate the damping required to reduce the displacement amplitude by 75%. Reduced by 75% का मतलब ये है कि the new amplitude should be 0.25 times the old amplitude. ठीक है, पुराने का 25% बाकी रह जाना चाहिए. डाटा सारा वही है. M हमें पता है, K हमने पहले ही निकाल लिया था, फोर्स सेम है, वही फोर्स है. X हमने पहले जो निकाला था अनडैम्प्ड के केस में, इट वाज 0.15. What we now want to do is we want to add a damper to this system. ठीक है, सेंटर में बिल्कुल पंप के नीचे we want to add a damper, viscous damper, and with this viscous damper we want to reduce the amplitude by 75%, which means that the new amplitude should be 0.25 times 0.1504. इतना बाकी रह जाना चाहिए new amplitude. सही है ना? This is job. So we want to search for C. अब
हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए क्या लॉजिक डेवलप करें? वी आर सेइंग कि टोटल रिस्पांस सिस्टम का ये होता है. We have just talked about this. But as time increases, the exponential term tends to 0. And therefore, after the initial transient period, the steady state solution is only the particular solution. So this, we have just talked about this in the old part as well. And this is the logic that you are going to use in the design problems as well. We are not going to talk about the transient phase. We are going to talk about the steady state phase. So, steady state के लिए we have the solution, and with this solution we want to see कि हम x को reduce करने के लिए क्या कर सकते हैं. That's the problem. ठीक है, हमें पता है x का फॉर्मूला क्या होता है. This is a damped case. ठीक है, damped case में x upon delta static का फॉर्मूला हमने अभी पूरी डिटेल में पिक्चर के साथ डिस्कस किया है. That picture is this one right here. सही है, इस पिक्चर के साथ हमने डिस्कस कर लिया. We want to now see कि हमें कितना zeta चाहिए होगा, and from zeta we can calculate damping to get our new x. New x कितना है? The new x is 0.25 times the old x. ठीक है, तो let's see what we need to do here. सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? K हमें पता है सिस्टम का, M हमें पता है सिस्टम का. ये हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं सर, जब हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था. बट वी आर जस्ट रीराइटिंग एवरीथिंग हियर. नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट K अपॉन M. K हमने बीम के फॉर्मूले से निकाला था, मास हमें गिवन था, ओमेगा n आ गया. फ्रीक्वेंसी हमें पता है 62 रेडियंस पर सेकंड थी. ओमेगा n हमें पता चल गया, तो हमने ओमेगा अपॉन ओमेगा n निकाल लिया. ठीक है, इससे हमें R पता चल गया. स्टैटिक डिफ्लेक्शन हमें पता है सिस्टम की, क्यों? क्योंकि हमें F नॉट पता है. तो F नॉट इज 50 पाउंड्स. K इज नोन टू अस नाउ, कि हमने कैलकुलेट किया था बीम के फॉर्मूला से, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन भी हमें पता चल गई. मैग्निफिकेशन फैक्टर इज कैपिटल X अपॉन डेल्टा स्टैटिक. अब हमें एक्चुअली मैग्निफिकेशन फैक्टर पता है. दिस इज अ डिजाइन प्रॉब्लम. तो हमें पता है कि हमें कितना एम्पलीट्यूड चाहिए. हमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमें X अपना पता है. X is 0.25 times 0.15. डेल्टा स्टैटिक भी पता है. ठीक है, तो we know what our magnification factor is. सही. This magnification factor and this R lie somewhere around here in this figure. ये फायदा इस डायग्राम का, because this is non-dimensional. So we now need to design our system based on this data. ठीक है. अच्छा, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, तो प्लीज रीजॉइन द सेशन सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल. राइट, तो वी आर सेइंग दैट कि हमारे पास डिजाइन प्रॉब्लम है जिसमें हमें सिस्टम की डैम्पिंग निकालनी है. तो डिजाइन प्रॉब्लम में हमें आउटकम ऑलरेडी पता होता है. तो आउटकम हमें ये पता है कि वी वांट अवर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल X to be 0.25 multiplied by 0.15. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि अप्रोच डिफरेंट है. ये अप्रोच फिर यूज्ड टू होने में टाइम लगता है थोड़ा सा. एंड जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन इनवर्स प्रॉब्लम, कि आप उल्टा काम कर रहे हैं. आपको आंसर पता है, उस आंसर को निकालने के लिए सिस्टम के पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं. एंड दिस वी आर गोइंग टू डू सेवरल टाइम्स विद इन डिफरेंट टॉपिक्स. हम आगे जाके भी करते रहेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को. दीज आर डिजाइन प्रॉब्लम्स. ठीक, हमें आंसर ऑलरेडी पता है, कैपिटल M पता है कि हमें कितना कैपिटल M चाहिए. दैट इज 0.895. अगर हमारा कैपिटल M 0.895 आ जाता है फॉर एनी जीटा एट दिस पर्टिकुलर R, देन वी आर गुड. हमें R फिक्स्ड है, हमारा कैपिटल M फिक्स्ड है. तो R 0.13 इज समवेयर हियर एंड M 0.9 के अराउंड इज समवेयर हियर. ठीक है, तो ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज में हमारा जीटा का आंसर होना चाहिए. इस जीटा, ये आंसर हमारा कितना आएगा? 0.5, 0.4, समवेयर हियर. 0.5, 0.4 के बीच में कोई के करीब करीब कोई आंसर होगा, which this we expect, अगर ये फिगर टू द स्केल बनी हुई है तो. ठीक है, अभी हम निकालेंगे कैसे. निकालने के लिए we already have a formula for this. We have the formula for the magnification factor. Magnification factor का जो formula है, that is capital M equals to 1 divided by 1 minus R square whole squared plus 2 zeta R squared, and the entire thing is in an under root. This is the formula. ठीक है, R हमें पता था, हमने plug in कर दिया.
आर स्क्वायर की जगह पे प्लग इन कर दिया और 2 जीटा आर में आर की जगह पे प्लग इन कर दिया, ठीक है, वी नो दिस। एम हमें पता था, हमने एम भी प्लग इन कर दिया। नाउ नीड टू सॉल्व फॉर जीटा, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जीटा के लिए सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? ना मुश्किल काम नहीं है, दोनों साइड्स को स्क्वायर कीजिए, जीटा को सेपरेट कीजिए एंड यू कैन फाइंड दैट आउट। बेसिक अलजेब्रा, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट, यू नीड टू ट्राई दिस आउट, और ये ट्राई कर लें एक दफा ताकि आप लोगों का इसमें यूज टू हो जाए, बिकॉज in an exam setting people get confused with this, ठीक है। सर I know कि डायरेक्ट a lot of the newer model calculators EX series जो है वो उसमें ये question directly solve हो जाएगी, तो if you can solve this thing directly, solve it directly, I have no issues with that, राइट, ठीक ठीक। है, ठीक। But if your calculator does not support directly solving this particular equation, you need to rearrange it into some other form, then do that, learn that, ठीक है, practice कर लीजिए उस चीज की। If I solve for zeta, I get zeta equals to 0.479, which is in this vicinity. इस फिगर को ना, इन फिगर्स को, ये फिगर्स अगले दो टॉपिक्स में भी इससे सिमिलर फिगर्स आएंगी, इसको आपने बहुत एफिशिएंटली यूज करना है, बिकॉज दे गिव यू बॉल पार्क फिगर्स, आपको अपनी चीजों की करेक्टनेस का अंदाजा हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने सिर्फ बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, हमने m और r की रिक्वायरमेंट से वी एक्सपेक्टेड एन आंसर समवेयर अराउंड 0.5 0.4, ठीक है। अब जाहिर है बहुत बड़ा मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, बिकॉज 0.13 वुड बी समवेयर है और आपके पास 0.9 जो है इट विल बी समवेयर इन द मिडल, तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी समवेयर हियर, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप को ना, तो लेट्स सी कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड वी कैन सी दैट इट इज ट्रू, ठीक है, 0.479 आंसर आ रहा है। तो my first, just please hold on. Right. Okay. तो what we can now do is, हमें जीटा पता चल गया, हमें अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन जीटा निकालना नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज टू सॉल्व फॉर द डैम्पिंग, द विस्कस डैम्पिंग सी। हमें पता है जीटा का क्या फॉर्मूला होता है, जीटा का फॉर्मूला होता है, let's just write it down, zeta is equals to c upon cc. Hello? जी, अस्सलाम वालेकुम। Right, तो our formula is c upon cc, ठीक है। cc is 2 under root km, k हमें पता है, m हमें पता है, we can search for critical damping, और critical damping पता चल गई, zeta पता चल गया, तो we can search for the damping c as well. तो that was the question, ये है हमारा एक्चुअल डिजाइन प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया, कि हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया है कि ये काम करना है, मुझे क्या पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, and this time around we only searched for c. Sometimes we need to find k as well as c, or sometimes we get a lot of options. हो सकता है कि एक इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं हो रहा हो सकता है आपको चीजों को खुद से एज्यूम करना पड़े, ठीक है। and a problem which is similar to this, and a lot of people are not here but they are lost. I'm going to share my screen to discuss with you the complex chaining problem, ठीक है। The problem is due on the 2nd of February, ठीक है, Tuesday. So you have 4 weeks for this. The problem itself is not that difficult. बहुत छोटी सी problem है। इसकी जो understanding है, this will develop in the topic will start immediately after this. तो ये वाला current topic is now ended, ठीक है। ये जो topic हम कर रहे थे, ये topic खत्म हो गया है, तो this is now done. We have been through with this, ठीक।
इस प्रॉब्लम को करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट, प्रॉब्ली आज नहीं हो पाएगा, वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस ऑन थर्सडे. This is a topic of base excitation, the topic where the vibration is not due to a force, but when the base itself is moving. यानी कि आप एक uneven road पे आपकी गाड़ी move कर रही है, तो how is the car vibrating as a response to that? This is known as base excitation. यानी base में displacement आ रही है और उसकी वजह से आपके पास response आ रहा है. ठीक है? ठीक है, तो this is whatever you learn in this topic 11, this is going to help you directly solve whatever the complexity problem is. तो पूरा complexity problem इसी topic में solve हो जाएगा. ठीक, कुछ चीजें जाहिर है आपको खुद से करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल अब, और ये एग्जैक्टली अभी शायद समझ में नहीं आए, बट बाय थर्सडे यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया व्हाट टू डू विद दिस. सही, तो करना क्या, करना ये that you are required to design the suspension system of a rally car having a mass of 1190 kgs. The speed range of the vehicle is between 80 and 150 kilometers an hour, and the suspension system is to be designed to reduce the vibration in the car. सही, अब हम करेंगे क्या, हम अपनी जो रोड्स हैं, जो ऑफ रोड्स हैं हमारी, जो रैली के ट्रैक्स हैं, उनको वी आर गोइंग टू अज्यूम टू बी साइनोसाइडल सर्फेसेस. ठीक है, उनके साइनोसाइडल सर्फेसेस के जो वेवलेंथ है, यानी जहां से पीक टू पीक जो डिस्टेंस है, वो सब मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, एम्पलीट्यूड्स का कोई ना कोई हमें आइडिया खुद से करना पड़ेगा, बट वी विल गोइंग टू व्हेन यू गेट टू दिस टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमें गाड़ी की स्पीड का अंदाजा है, गाड़ी की स्पीड के रेंज का अंदाजा है. हमने 5 रोड प्रोफाइल अज्यूम कर ली. हम कह रहे हैं एक में पीक टू पीक डिस्टेंस 10 मीटर्स है, एक में पीक टू पीक डिस्टेंस 15 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35. 5 पीक टू पीक डिस्टेंस साइन वेव्स हैं, उनमें पीक टू पीक डिस्टेंसेस हमने बता दिए. तो जस्ट लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर, प्रोबब्ली आई कैन ड्रॉ दिस थिंग. So I'm assuming my road to be like this, and this distance right here can be 15 or 20 or 25 meters or something like this. सही, हमें करना क्या, हमें करना यह है कि we need to select the stiffness and damping of the suspension system which will work on all 5 profiles. ठीक है, और एक सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन करना है which is going to work on all of these very different surfaces. ठीक, अभी जाहिर है ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, I understand that, but as soon as we start the next topic you're going to get this thing. Let's just trust me on that. ठीक है, काम क्या करना है, काम ये करना है कि हम जो भी थ्योरी पढ़ेंगे अपने कोर्स में, उसकी बेस पे हमने स्टिफनेस डैम्पिंग डिजाइन करनी है, और अब एक छोटा सा एनालिसिस करना है कि हाउ गुड दिस इज. यानी कि आपको, अगर आपने डिजाइन कर लिया, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि हाउ इज इट परफॉर्मिंग ऑन ऑल दिस रोड सर्फेसेस यूजिंग द फॉर्मूलाज व्हिच आर सिमिलर टू व्हाट वी स्टडी. लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया सो दैट जिस तरीके से हमने उधर x अपॉन डेल्टा स्टैटिक किया था, इस जगह पे x अपॉन y कर रहे हैं. y क्या है, y हमारी बेस की डिफ्लेक्शन है. तो हमारी बेस कितना मूव कर रही है ऊपर नीचे, इसका एम्पलीट्यूड है. ठीक है, तो दिस इज, दैट्स व्हाई आई सेड कि हम लोग जो काम कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. तो हमारे पास जो भी रेशियो निकल के आ रहा है, दिस इज अ वेरी सिमिलर फॉर्मूला. इट्स नॉट द सेम, इट्स डिफरेंट, बट हम ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम को डिजाइन करना है. अब बेस एक्साइटेशन में देयर आर फ्यू अदर फैक्टर्स व्हिच कम अप एंड दे विल कम अप एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम. ठीक, बट choosing whatever we study, we need to determine the stiffness and damping. We need to see whether our suspension system works by using again the theory that we studied and checking कि हर प्रोफाइल के ऊपर आपका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है. मैग्निफिकेशन फैक्टर्स वगैरह आपको प्लॉट करके देखें आप अपने सस्पेंशन सिस्टम के लिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्लॉट किए हुए, लाइक दिस इज आपके पास ये जो चीज है ये नॉन डायमेंशनल है. आप इसको अपने केस के लिए प्लॉट कर सकते हैं. यू कैन, आप x को प्लॉट कर सकते हैं अगेंस्ट योर r. तो यू डोंट नीड टू नॉन डायमेंशनलाइज दिस, या x अपॉन y को भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस दैट वी हैव. ठीक है, अपने केस के लिए वी कैन प्लॉट समथिंग लाइक दिस. एंड वी नीड टू सी कि अगर मैं y को चेंज कर रहा हूं तो आपके रिस्पॉन्स पे क्या फर्क आ रहा है. कैपिटल Y को, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस को. कैपिटल Y क्या चीज है, कैपिटल Y इज दिस थिंग हियर, एक साइड का. तो दिस इज अ साइन वेव. तो दिस y ऑफ t इज कैपिटल Y sin ओमेगा t या फिर cos ओमेगा t, समथिंग लाइक दिस. ठीक है,
साइन का फंक्शन हमने यहाँ पे प्लॉट किया है तो साइन ओमेगा टी, ठीक। अगर मैं कैपिटल वाई को चेंज कर रहा हूँ तो मेरे रिस्पॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज एन ओपन एंडेड प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें स्टिफनेस भी स्पेसिफाइड नहीं है। जो सवाल हमने अभी किया है जिसमें हमने डैम्पिंग निकाली थी उसमें स्टिफनेस स्पेसिफाइड थी, तो आपके पास एक आंसर आ रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे स्टिफनेस आपको देखनी पड़ेगी, आपको खुद से रेंजेस चेक करनी पड़ेंगी कि रैली कार्स, यू नीड टू गो एंड सर्च के रैली कार्स जो होती हैं उनकी सस्पेंशन सिस्टम में स्टिफनेसेस की क्या रेंजेस होती हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट वन। अब जाहिर है एक रेंज होगी तो एवरीबडी में सेलेक्ट अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक। एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू डिटरमिन के फॉर योर केस व्हाट इज द रिक्वायर्ड डैम्पिंग दैट विल वर्क फॉर योर केस, ठीक। 4 हफ्ते हैं, of course by Thursday we are going to have a very good idea about what to do with this. You will have a very good picture कि कैसे solve करना है, क्या करना है, and you are going to have ample time to solve this thing easily in time, right? इस चीज के ऊपर there is going to be very strict check on plagiarism, क्योंकि ये इतना open ended problem है that is very easy for everybody to solve it on their own and be different. This is not a group assignment, this is individual assignment, ठीक है। सबने अपना अपना करना है। बल्कि लेट मी थिंक अबाउट दिस, आई थिंक अबाउट दिस, आई लेट यू नो ऑन थर्सडे कि ये 2 से 3 के ग्रुप्स में कर सकते हैं, इंडिविजुअली करना प्रॉब्ली हम ग्रुप्स में कर लें, ठीक है। I hadn't thought about this, अभी क्वेश्चन एक आया तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, मे बी ग्रुप्स में कर सकते हैं, तो we'll probably do it in groups of 3, ठीक है। तो let's finalize on this, let's do it in groups of 3, make your own groups। आखिर में कोई रह जाता है you can do it on your own as well, इसमें कोई चीज आपने fabricate तो नहीं करनी है, it's very easy to do it on your own. Groups of 4 or 3? Select your groups and do it. You have to make sure that your solution is unique, do not share your solution with anybody else. Complexity problem के ऊपर it is going to be very strict. I find copying between 2 groups, I will not consider कि किसने copy किया है और किसने copy कराया है, both will get a 0. And this is a complex engineering problem. This is going to have a 10% weightage in your grade. At least, ठीक है, 8 to 10% weightage होगी, which means कि ये आपके grade को बहुत drastically change करता है. You get a 0 in this, and it will reduce by 2 grades at least. और इसके ऊपर there is going to be no compromise on cheating. Plagiarism हुआ, copy हुआ, you get a 0. आप check कर लीजिए पिछले वाले vibrations वालों से भी, the same thing happened with them. आप लोगों के साथ दूसरे CPs में भी ये काम हो चुका है, सर दिशान के साथ भी ये काम हुआ था, if you remember, ठीक है। CP के ऊपर there is no compromise. Make a group, keep your work to yourselves. You share your approach with somebody else, you share your parameters with somebody else. Solution same निकल के आया, approach same निकल के आई, that's it. You both will get a 0. So just make sure you are clear on this, that इस चीज में there isn't going to be any compromise on plagiarism and cheating, ठीक है। तो just that's something which I wanted to put out there. सही हो, ये चीज हो गई। इसके अलावा we are actually I think we're done, so we did not have enough time to start the new topic. This we are going to start on Thursday inshallah, and that's it. तो अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन है करंट टॉपिक में से वो पूछ लें। There is going to be a question answer session for section B tomorrow. अगर आप section A वालों से भी मैं शेयर कर दूंगा, since I could not take a session yesterday. तो if you the session is at 1:30. If anybody wants to ask any question regarding today's topic or any previous topic, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पिछले वीक भी नहीं कर सका, so you're free to come to that session and ask your questions. On Thursday we're going to continue with this, and that's it from my side. Question अगर है सर वो सवाल है सर, अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज यू कैन। सर मैं आई थिंक आई ओवरलुक्ड इट, मुझे बता सकते हैं कि ग्रुप्स कितने 3 के 4 के? Okay, so let's end this thing. Just remember, make your groups for the CEP. 3 के groups बनेंगे, and make sure your groups are within your section. सही है, across the sections ही बनाइएगा, and that's it. तो groups of 3, ठीक है, groups of 3 बनेंगे, and that's it. 3 के groups बनाए, नहीं 3 भी कर लिया, I think that's good enough, ठीक है। मैं I was not planning on doing it, but I just thought about this. It would be less burden on you guys, ठीक है। तो 3 के कर लें, that would be okay, सही।
2 are also fine, not an issue. 3 or less, एक को 2 कर लें 3 कर लें, it's fine. ठीक है, 2 कर लें या 3 कर लें, that's fine. सही है. तो let's end this lecture here, and inshallah on Thursday we'll continue the lecture, and tomorrow we have a question and session. Anybody who has any question from any previous topic is free to please attend and ask your questions. ठीक है, at 1:30. तो section A वालों के लिए भी कल का session open है because I could not take the session yesterday. ठीक है, thank you very much. Assalamu alaikum.